गाइज वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। और आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में बहुत ही अच्छा सा एक हम एनालिसिस लेकर के आए हैं। सबसे पहला जो हमें आइटम आज करना है वो आइडिया स्पेस से है और ये आपका आर्टिकल है लेट अस फिल अप द टैंक और ये हमारे शशि थरूर जी ने लिखा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई थरूरिज्म नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर आपके 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो जो चीज़ें मैं बताऊं वो आप नोट करते जाएं। तो ये आपका पूरा बना बनाया आंसर है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि जो डिमांड आपका जो ऑयल के प्राइसेस स्लो हो रहे हैं उससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया किस तरह से प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती है। तो अब देखते हैं आर्टिकल को हमें क्या पढ़ना है। देखिए पहले वाले टॉपिक में ये वाला आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से देखिए कि ऑयल ग्लट का मतलब होता है जब ऑयल के प्राइसेस गिर जाएं तो उसको हम ग्लट बोलते हैं। ग्लट सिचुएशन मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्राइसेस एकदम सप्लाई बहुत ज़्यादा हो। तो ऑयल ग्लट हो रहा है मतलब कि सप्लाई इतनी ज़्यादा है तेल की कि लोगों के पास स्टोर करने की जगह नहीं बची। क्योंकि स्टोर करने की जगह नहीं बची है इसीलिए जो आपका सेलिंग है वो नहीं हो पा रही है। और हमने देखा था वेस्ट टेक्सास वाला जो हमारा अमेरिका का प्राइस है वो उसकी बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना हुआ, नेगेटिव में जो है प्राइसेस चले गए थे। तो पिछले 18 साल में जो है आपका प्राइस सबसे कम गया है। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, तो देखिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हम कोविड की बात करते हैं कि कोविड का क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है ये कहना कि हमारी जो है वी शेप कर्व होगी, यू शेप कर्व होगी या एल शेप कर्व होगी। तो अब आप यहाँ पे क्लिप का मतलब बकवास होती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो गए होंगे कि वी शेप कर्व का क्या मतलब है, यू शेप कर्व का क्या मतलब है, एल शेप कर्व का क्या मतलब है। वी शेप कर्व का मतलब कि एकदम से प्राइस मतलब एकदम से डिमांड लो हो जाए फिर अचानक से जो है आपकी रिकवरी हो जाए, तो इस तरह की जो कर्व आएगी वो वी शेप कर्व हो जाएगी, ठीक है। अब यू शेप कर्व का मतलब क्या है, ये अगर हम टाइम इधर लेते हैं और इधर हम इकोनॉमिक रिकवरी लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है आपकी पहले हाई थी, फिर टाइम में लो हुई, कुछ दिन लो रही और फिर हाई हो गई, तो ये आपकी यू शेप कर्व बनेगी, ठीक है। अब एल शेप कर्व का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप टाइम लिया, यहाँ पे आपने इकोनॉमिक रिकवरी देखी, तो एकदम आपकी पहले हाई थी इकॉनमी और लो ही रहे तो वो एल शेप कर्व होगी। मतलब अगर रिसेशन कंटिन्यू करता है तो वो एल शेप कर्व होगी, तुरंत रिकवरी हो जाती है तो वो वी शेप कर्व होगी, और कुछ टाइम लगेगा तो वो कर्व बनेगी हमारी यू शेप। तो अभी हम इस बारे में नहीं कह सकते कि हमारी जो रिकवरी होगी वो वी होगी, यू होगी या एल शेप होगी। जो भी हो इतना ज़रूरी है, इतना हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और ऐसे में जो सिल्वर लाइनिंग है, जो एक बेहतर चीज़ है वो ये है कि ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं। तो अब हमें जो है ऑयल के प्राइसेस कम होने का फ़ायदा उठाना है। तो हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे, देखिए आपका जो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करें, तो इंडिया में आपको पता होगा इंडिया में जो है एनर्जी की कमी रहती है, एनर्जी हमारी लो रहती है, हमेशा एनर्जी लो कंट्री है इंडिया। और इंडिया को एनर्जी जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है डॉलर्स जो है इंडिया से जाते हैं। तो अभी हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि ऑयल के प्राइसेस कम हैं, ऐसे हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आके काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडिया को हमें क्या देखना है कि हमें जो है अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरना है, और उसके लिए हमें जो है ऑयल को ख़रीदना होगा, और उसका ऑयल को जो है हमें ख़रीद करके टैंक्स में भर के रख लेना होगा, जिससे कि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाहर से ख़रीदने की जगह इस टैंक से ही ऑयल ख़रीद लें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। इंडिया अगर हम एनर्जी की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल मैंने आपको बताया था फैक्ट बुक के लिए, फैक्ट बुक में आपको ये पॉइंट डालना है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल। तो 2018 में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा ऑयल का इम्पोर्टर था। हमने जो है ऑयल को आयात किया था। आई डोंट नो वेरी गुड इन हिंदी, शायद यही होगा, आयात ही होगा, मतलब इम्पोर्ट होगा। अब देखिए बहुत तेज़ी से जब रिडक्शन हुआ है प्राइस का, ये वंस इन ए जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समझनी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है शायद ये 20-50 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और इसीलिए हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने रिज़र्व बना लें, और ये रिज़र्व बनाने में हमें कॉस्ट भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। क्योंकि अगर हम रिज़र्व
अभी भी हम जो है करंटली भी हम इमरजेंसी रिजर्व करते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है, हम कितना रिजर्व रखते हैं? एग्जिस्टिंग सिनेरियो ये है कि हम 87 डेज का रिजर्व रखते हैं। अब इसमें से रिफाइनरी जो है 65 डेज का रिजर्व रखती है। मान लीजिए ONGC हो गई या मान लीजिए आपकी IOCL हो गई, तो ये जो है 65 डेज का रिजर्व ये कंपनीज रखेंगी। और बाकी आपके जो 12-13 दिन बचे उसका ही रिजर्व आपका 12 से 13 दिन का जो रिजर्व है वो गवर्नमेंट रखती है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बना रखी हैं। एक आपकी पादूर में है, इस तरह की फैसिलिटीज़ बना रखी है, यहाँ पे अंडरग्राउंड जो है ऑयल को स्टोर किया जाता है। तो अब आप देखिए 87 डेज़ का मतलब हुआ 3 महीने का हम ऑलमोस्ट रिजर्व बना के रखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी जो है डायरेक्टली यूटिलाइजेशन में टर्न ऑन नहीं होती। मतलब कैपेसिटी है कि हम 87 डेज़ का जो है रिज़र्व बना सकते हैं, पर क्वेश्चन है कि क्या हम एक्चुअली इतना बनाते हैं? इतना बना सकते हैं, हमारे पास इतना जो है बनाने की कैपेसिटी है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इतना बनाते हैं? अगर हम 2019 का डेटा देखें तो हमने सिर्फ अपना कैपेसिटी का सिर्फ 50% यूटिलाइज़ किया था। मतलब हमने जो 89 डेज़ बना सकते हैं उसका सिर्फ हमने 50% यूटिलाइजेशन इस कैपेसिटी का किया था। दूसरा जो इशू आता है वो ये है कि हमारा जो होल्डिंग है रिफाइनरी के पास, वो ऑयल रिफाइनरी के पास होता है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिफाइन नहीं कर रखा कि कितना वो देखिए अब ज़्यादातर जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं। तो मान लीजिए अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL, ये भी आपकी ऑयल रिफाइनरी है, ये भी आपकी जो है स्टोर करेगी। अब जो डेटा है ये बहुत क्लियर डेटा नहीं है, कंपनीज़ ये डेटा आसानी से शेयर नहीं करती हैं, चाहे वो RIL हो चाहे वो IOCL हो, तो डेटा शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हमें फैक्ट्स अच्छे से पता नहीं है कि एक्चुअली कितना कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे अवेलेबल है, डेटा जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये सेकंड इशू है। अब इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है? पहला स्टेप है सॉल्व करने का कि हमें जो है ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। देखिए जो भी फाइनेंशियल हमारी डीलिंग्स होती हैं, आपको पता होगा CAG उनको सब देखता है, स्टडी करता है। इसी तरह से हमें जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी लेकर के आनी चाहिए जो कि इन रिजर्व्स को स्टडी करेगा कि इंडिया ने कितना रिजर्व बनाया है, वो रिजर्व कैसे यूटिलाइज हो रहा है। ये डेटा सारा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और जब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होगी तो जैसे RBI आपका फॉरेक्स का रिजर्व अच्छे से मेंटेन करता है, वैसे ही हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व भी मेंटेन होना चाहिए। SPR को भी उतना ही हमें इंपॉर्टेंस देनी है जितना हम फॉरेक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इन दोनों को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में, वो मोबिलाइजेशन प्रोसेस की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मोबिलाइजेशन प्रोसेस मतलब स्टोर तो हो गया, अब उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, उसको पूरे इंडिया में कैसे फैलाएंगे, क्योंकि पादूर में है। अब पादूर में एक रिफाइनरी है, एक रिजर्व है आपका, एक और कहीं है। अब इसको हम इंडिया में इसको पहुँचाएंगे कैसे, इसके बारे में, मोबिलाइजेशन के बारे में प्रॉब्लम है। और मोबिलाइजेशन के बारे में कोई SOP नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि SOP भी होना चाहिए जिससे कि मोबिलाइजेशन हमारा एफिशिएंट हो सके। फिर उसके अलावा जो एक रिस्क होती है कि हम अपना जो डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क होता है, डाइवर्सिफिकेशन हमने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ हम ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो हमें जो है डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ऑयल की इंपोर्ट को लेकर के, कहाँ कहाँ से लाना है। स्टोरेज को भी हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अभी हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व सारे अंडरग्राउंड बना रखे हैं। अब अंडरग्राउंड रिजर्व बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जो है आपके स्टोर्स हैं, फैसिलिटीज़, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्टोरेज स्पेसेस हैं, तो उनको क्यों यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि आप अगर आपको रिजर्व बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, तो एग्जिस्टिंग स्पेसेस को आप यूटिलाइज कीजिए जिससे कि हमारा जो रिजर्व है वो बेहतर बन सके। एक ऑप्शन ये है कि हमें अगर फैसिलिटी बढ़ानी है तो एक ऑप्शन ये है कि हमें ऑयल टैंकिंग फैसिलिटी जो त्रिकोणमाली में है श्रीलंका में, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आ सकते हैं ओमान के साथ, जिसके पास रास मरकज़ की ऑयल स्टोरेज है। यहाँ पे भी हम अपना ऑयल स्टोर कर सकते हैं। सारा ऑयल इंडिया में ही क्यों स्टोर करें। अभी क्या करना चाहिए, जैसे US में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो प्राइवेट वो हैं, बायर्स हैं, उन्होंने खरीद करके जो टैंकर्स लेकर के शिप में फ्लोट करा रखे हैं, वो टैंकर्स में ऑयल स्टोर करके रखा हुआ है। तो इंडिया भी इस तरह से स्टोरेज फैसिलिटी को डाइवर्सिफाई कर सकती है। अगर इंडिया के अंदर खुद नहीं है तो वो श्रीलंका की हेल्प लेकर के त्रिकोणमाली में जो है कर सकती है। फिर ओमान के में जो है ऑयल स्टोरेज कर सकती है। अगर हम ओमान में ऑयल स्टोरेज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो चिकन नेक वाला एरिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज आपको मैप में देखना है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, दोबारा आप देखेंगे। टेलीग्राम पे मैंने डाली हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, कुछ दिन पहले डाला था पोस्ट, इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे
जाकर के दोबारा आज देखेंगे क्या है कैसे है। तो एनीवेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में का जो रूट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वल्नरेबिलिटी जो जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ है उसको भी हम अवॉइड कर पाएंगे। फिर जो डाइवर्सिफिकेशन की बात है, वो डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ जो है आपका स्टोरेज के फॉर्म में नहीं, ओनरशिप के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे पब्लिकली ओन्ड की जगह हम प्राइवेट कंपनीज में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे हमें प्राइस का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी कंपनीज से कॉम्पिटिटिवली प्राइस करेंगी। अगर हम प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दें कि वो परचेज करके रख लें और सारा स्टोरेज उनकी जो है वो हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, फिर उनसे जब हम परचेज करेंगे तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक हो जाएगी। तो ये चीज़ भी की जा सकती है। उसके अलावा हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज से, जिससे कि उनको कहा जाए कि उनको एक मिनिमम स्टॉक लेवल बना के रखना होगा। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन का जो एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, उसने कई बार इसके बारे में वाइट पेपर इशू किया है। तो आप जिसमें टाइम बार बार कहा गया है पॉलिसी मेकर्स से कि आप जो है सोचिए इस बारे में और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, इंक्रीज करिए, और जितने ज़्यादा दिन का हो सके उतने ज़्यादा दिन का आप SPR बनाइए या स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाइए। तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे कि ऑयल सिक्योरिटी हो सके। ऑयल सिक्योरिटी से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी। हर बार जो क्रूड का प्राइस है वो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट का प्राइस भी इस वक्त $35 पर बैरल है। अब आप सोचिए, पहले जो है जहां ये $120 पर बैरल पड़ता था, इस वक्त इसका इतना कम प्राइस हो गया। तो कितना बेनिफिट है और कितना ज़्यादा हम इसमें परचेज कर सकते हैं। अभी ये एबनॉर्मल टाइम्स है, इसीलिए प्राइसेस कम हैं। कोई आप पक्का नहीं पता, जैसे ही कोविड का पैंडमिक ख़त्म होता है हो सकता है प्राइस फिर से स्काई रॉकेट कर जाएं। तो ऐसे में अभी हमारे पास बेनिफिट ऑफ प्राइस है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। एनर्जी हमेशा से वाइटल है इंडिया की एस्पिरेशन के लिए, और हमेशा से वाइटल रहेगी एनर्जी। जब तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब तक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, जब तक हम जो है जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे लिए जो है ऑयल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक हम जो है चाइना की भी नेक्स्ट आर्टिकल में हम चाइना की पोस्टिंग की बात करेंगे। तो चाइना का जो एक एग्रेसिव स्टैंड रहता है आपका साउथ चाइना सी में, और जो कि एक मेजर शिपिंग रूट है जहाँ से हम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे भी हम जो है एक बेनिफिट ले सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए चाइना ने उस रूट को ब्लॉक कर दिया है, तो कम से कम हमारे पास ऑयल रहेगा कुछ दिनों के लिए कि हम उस सिचुएशन को भी डील कर सकें। तो ये सारी चीज़ें सोच करके हमें जो है एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करनी है। तो गाइस अब देखते हैं, देखिए आज ना बहुत इंपॉर्टेंट 2 और आर्टिकल्स आए हैं, इसलिए डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो छोटे आर्टिकल्स मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदू के आर्टिकल्स देखते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। MK नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 2 में आएगा, आपका IR में आएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसी आर्टिकल को ले रही हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को करें। तो देखिए इसमें से सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, और डेफिनेटली इधर से क्वेश्चन आना ही आना है, 200% एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वर्ल्ड एंड इंडिया फेसेस in terms of geopolitics and geoeconomics in a post COVID-19 वर्ल्ड। तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब इस पे क्या आपको आंसर लिखना है या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो क्रक्स ये है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अब जियो पॉलिटिकल क्या चेंजेस आएंगे या जियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या आएंगे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल चेंजेस जो है बढ़ गए हैं पैंडमिक की वजह से। अब पैंडमिक से हमेशा जो है दुनिया चेंज हो जाती है। बहुत सारे एम्पायर्स और ह्यूमन सोसाइटी जो है चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे एम्पायर्स कोलैप्स भी किए हैं, क्योंकि जब आपका स्पेनिश फ्लू हो रहा था तब स्पेनिश फ्लू के बाद एम्पायर का कोलैप्सिंग शुरू हो गई थी। तो अब कमेंटेटर्स ने ऑलरेडी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अब आगे क्या चेंजेस आएंगे गवर्नेंस में और बिजनेस नॉर्म्स में।
और किस बारे में बात नहीं हो रही, वो ये है कि ह्यूमन वैल्यूज़ में और ह्यूमन कॉन्डक्ट में क्या चेंजेस आएंगे, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ऑलरेडी कंसर्न्स हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ह्यूमन वैल्यूज़ का इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है, जो अभी वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था, वैसे ही इस पैंडमिक के बाद भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने को डेफिनेटली हमें मिलेगा, या तो आने वाले सालों में, या फिर हमें 2021 से 2020 से ही देखने को एक बात बोला जाकर, जैसे मीम की भाषा में बोलते हैं, तो रुझान आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो रुझान कौन से आने शुरू हो चुके हैं? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है फायर में हैं, मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस पे दबाव आ रहा है। पहली इंस्टीट्यूशन जिसको सबसे पहले ऑनस्लॉट फेस करना पड़ा वो है WHO। तो WHO का जो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो एक कद था वो उसके में वो घट जाएगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल पे भी WHO पे क्यों जो है एक वो हो रहा है कि WHO को क्यों इतना ऑनस्लॉट फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि WHO का जो रिस्पॉन्स रहा शुरू में, कहीं ना कहीं उसने चाइना की बात मान करके, और उसको जो एक्यूज़ किया जा रहा है कि उसने चाइना के साथ मिलके वर्ल्ड को इस पैंडमिक के लिए एक्सपोज किया है। तो WHO की जो स्टैंडिंग होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी जो आपकी वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है सामने और जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो है UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी थोड़ा सा, इस पे भी हमें असर देखने को मिलेगा, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल अभी ऐसा लग रहा है कि ये सरफे अभी जो है जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसको नहीं हैंडल कर पा रही है। मिलिट्री थ्रेट को काफ़ी सालों से हमने देखा है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉपरेशन करने की जगह अपना डोमिनेशन, स्वामित्व और डोमिनेशन वर्ल्ड पे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि जापान हो गया, इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, तो इनको अभी तक भी इन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सेदारी नहीं दी है। और ये कंट्रीज़ काफ़ी मजबूत हैं, इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इक्वालिटी वाला एक स्टेटस UN सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। और पैंडमिक के बाद कहीं ना कहीं इस पे भी गाज गिरेगी, कंट्रीज़ इसके भी खिलाफ होंगी, और इस इंस्टीट्यूशन पे भी ग्लोबली अटैक इसको भी फेस करना पड़ेगा। तो ये जो अटैक्स आ रहे हैं दोनों पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल पे और वर्ल्ड बैंक के पे, ये बहुत एक जो है शो करते हैं कि लोगों का मूड क्या है, वर्ल्ड का इस वक्त मूड क्या है। अब पहली चीज़ जो सभी कंट्रीज़ को फेस करनी है वो है इकोनॉमिक शॉक। इकोनॉमिक शॉक लगा है पूरे वर्ल्ड को। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि वर्ल्ड के लिए नेगेटिव ग्रोथ होगी, और बहुत सारे नेशंस के लिए नेगेटिव ग्रोथ वाला ये फेज़ रहेगा। इंडिया की ग्रोथ जो है अभी 1.5 to 2.8% आंकी गई है, और कॉन्ट्रैक्शन सभी कंट्रीज़ में होगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट्स होगा, बहुत सारे लोगों की जो है जॉब्स जाएंगी, और इससे जो सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। देखिए, अब आप इमेजिन कीजिए कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे पूरे विश्व में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व का सोचिए आप कि ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा अभी चैलेंज है। पहली चीज़, लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं। तो अब पैंडमिक कितने लोगों की अल्टीमेटली जान लेगा, ये तो जब पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। बट ऑलरेडी जो लाइफ का टॉल है वो बहुत हाई है। USA में 56,000 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं। इटली में बहुत हाई डेथ का ग्राफ है। स्पेन में डेथ का ग्राफ काफ़ी हाई है। फ्रांस में भी काफ़ी सारी डेथ्स हो चुकी हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे जो डेथ्स हैं ना, इससे लोगों की, जिन फैमिली मेम्बर्स को लोगों ने लूज़ किया है, और जो बच जाएंगे, जो सर्वाइवर्स होंगे, उनके अंदर जो है एक कहीं ना कहीं गुस्से वाली सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन रहेगी। उसके अलावा फर्दर एक तो इंसान जो है लव्ड वंस के लाइफ लॉस से जो है परेशान है, उसके बाद उसकी जॉब भी चली जाए, तो कितना जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आप खुद सोच के देखिए एक बार। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस डायरेक्टली, जब लोग गुस्सा होते हैं तो वो पॉलिटिकल जो क्लास होती है उसको चेंजेस ये झेलने पड़ते हैं। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, इनमें काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल गए हैं, जैसे कि जो स्टेट का रोल है एज एन एनफोर्सर ऑफ पब्लिक गुड, ये बढ़ गया है। स्टेट को जो है डोमिनेशन मिला है, और स्टेट का आगे भी जो रोल मिलेगा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं स्टेट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड धीरे धीरे डेमोक्रेसी रिड्यूस होगी, इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो है रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा।
तो देखने को ये मिला है कि बहुत ज़्यादा लिमिट्स पुट की जा रही हैं लोगों के ऊपर, और स्टेट की जो एक लिमिटेशन थी, डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन था स्टेट की लिमिटेशन को कर्ब करना। तो अब इस पैंडमिक ने पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको उल्टा कर दिया है। रोल ऑफ स्टेट की जो स्टेट पे के जो रोल पे लिमिटेशंस थी वो रिड्यूस होती जाएंगी, और बहुत सारे लेजिस्लेशंस जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें स्वीपिंग पावर्स दी गई हैं स्टेट को, और भी ऐसी लेजिस्लेशंस बनाई जा सकती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये ट्रेंड ऑलरेडी सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ट्रेंड वर्ल्ड में भी है। जैसे कि यूरोप में काफ़ी विलिंगनेस मिली है, यूरोप ने में काफ़ी ज़्यादा विलिंगनेस मिली है सेक्रीफाइस को, पर्सनल लिबर्टी को सेक्रीफाइस करने की। देखिए, यूरोप एक ऐसा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पर्सनल लिबर्टी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले फेज़ में, और आप देखेंगे 1920s से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को लेकर के ब्लडशेड हुआ है। इसीलिए वहाँ पे पर्सनल लिबर्टी की जो वैल्यू है बहुत डीपली इनग्रेन्ड है उस सोसाइटी के अंदर। और अब ताजुब की बात यह है कि अब उसी वैल्यू को ये पैंडमिक टोटली चेंज कर देगा। पर्सनल लिबर्टी पे लोग इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू नहीं करेंगे, वो सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे, और स्टेट कंट्रोल जो है बढ़ जाएगा, और ये हर कंट्री में होगा। देखिए, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ जब लोगों की पावर्स, जैसे हम सबको लॉकडाउन की सिचुएशन में घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। लोग सड़कों पे नहीं उतरे हैं इसके प्रोटेस्ट में, और लोग ऑलरेडी इस चीज़ को मान रहे हैं। तो जैसा कि अथॉरिटेरियन रजीम ने चाइना में हुआ था, तो चाइना में तो लोग प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ। बट इंडिया या बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, इवन वहाँ पे भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इससे क्या इंडिकेशन आता है? इंडिकेशन ये है कि पर्सनल लिबर्टी पे का ऑनस्लॉट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये देखे नोट कर लीजिए। वर्ल्ड विल हैव टू पे ए हैवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लिबर्टी। तो वर्ल्ड को एक बहुत ज़्यादा कड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो प्राइस है आपका कि लिबर्टी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से ये आर्टिकल पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरा लास्ट तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, और यहीं से आपको पॉइंट उठा उठा के डालने हैं। तो पहली चीज़, अगर चाइना के रोल पे आता है कि चाइना का क्या जो है महत्व होगा आगे आने वाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, तो जो चेंजेस हैं जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में, उसमें जो वर्ल्ड है उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस फेस करने को मिलेंगे। और एक एक पर्टिकुलर कंट्री जो इसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वो है चाइना। ऑलरेडी जो है चाइना के लिए मैंने पॉइंट्स भी ऐसे लिखे हुए हैं अलग अलग। पहली चीज़ ये है कि देखिए, चाइना के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक आरोप लगाया जा रहा है, और ये आरोप सही भी है कि चाइना ने ही इस पैंडमिक को इतना ज़्यादा एग्रवेट किया है। चाइना को इस पैंडमिक की खबर पड़ गई थी 1 दिसंबर 2019 के आसपास, और इसने 20 जनवरी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, मतलब 20 जनवरी के आसपास ही अलार्म वाली सिचुएशन रेस की थी। तो ऑलमोस्ट 40-50 डेज तक चाइना जो है चुप लगा के बैठा हुआ था, और ये जो पैंडमिक है ये फैलता रहा, बाकी कंट्रीज तक चला गया। इवन अभी कंट्रीज ये भी कह रहे हैं कि जो चाइना ने एस्टिमेट्स दिए थे डेथ के, और जो चाइना ने डेथ का शो किया है वो बहुत रिड्यूस शो किया है। चाइना में ने शुरू में ये भी कहा था कि नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। तो चाइना ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, और इससे उसकी जो स्टैंडिंग है उसको जो है स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा है, और चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखिए, ये चाइना अनफेस दिखाई दे रहा है इस स्टिग्मा से। चाइना जो है बेशर्म की तरह इस नेग्लिजियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, और बल्कि इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात है कि ये चाइना अपने इस फेलियर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यही जो है साइनोसेंट्रिसिज्म है। इसको चाइना सेंट्रिसिज्म को कहते हैं, साइनोसेंट्रिसिज्म। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो चाइना जो है अपना डोमिनेशन प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। चाइना काफ़ी मतलबी एक कंट्री है, और ये एक उसके मतलबी होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना की से जो है कंट्री, कोई भी कंट्री चाहे ना, तो कंट्रीज़ मिल करके चाइना को पनिश इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि चाइना ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एडवांटेज लिया था पिछले कुछ सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा करके। तो कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी सबकी सप्लाई चेन चाइना से शुरू होती है। तो अगर आप चाहें भी तो चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए चाइना इसका एडवांटेज उठाएगा, क्योंकि इसके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का एडवांटेज है, और इसको ये जियो
इकोनॉमिक एडवांटेज में कन्वर्ट करेगा। तीसरी चीज़ क्या है, ये अपने आप को जो ब्लैक स्वान का मतलब एक जो कालिक होती है, तो ये अपने आप को कालिक के रूप में उभर के सामने आया है और ये अपनी इस इमेज को बेहतर करने के लिए क्या कर रहा है। देखिए, आप मज़े की बात की देखिए, चाइना की पैंडेमिक जो है चाइना ने शुरू किया, गलती चाइना की है और उस गलती को पूरा विश्व जो है झेल रहा है। अब अपने आप को जो है अच्छा बनाने के लिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पैंडेमिक से डील करने के लिए मेडिकल सुविधाएं दे रहा है। WHO में इसने एड बढ़ा दिया था, जब USA ने एड हटाया तो WHO में एड इंक्रीज़ कर दी। इसने जो है फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, काफ़ी माइनस्क्यूल है, बट किट्स वगैरह ये प्रोवाइड कर रहा है। तो अपनी जो है इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और इसके रिटर्न में वो क्या लेगा, इसके रिटर्न में वो जियो पॉलिटिकल एडवांटेज लेगा अपने इस एक्शन से। चाइना जो है इस पैंडमिक को अपने लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है और चाइना काफ़ी बाकी कंट्रीज़ के जब शेयर डाउन हो रहे हैं ना, तो उनमें इन्वेस्ट करके स्ट्रैटेजिक एसेट्स को लेने की कोशिश कर रहा है। जो चाइना के बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ के फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बैंक या कंपनीज़ उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करे। और इसके लिए जो इसका एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि चाइना के जो बैंक, सेंट्रल बैंक है, उसने 1% स्टेक इंडिया के HDFC बैंक में ले लिया था। तो पूरी कंट्री, न केवल इंडिया में बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी अब चाइना के होस्टाइल टेक ओवर का एक खतरा मंडरा रहा है। होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। होस्टाइल टेक ओवर का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी, कोई भी जो कंपनी है किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करे उस कंट्री का के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होल्ड करने के लिए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पहले वो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई, फिर उसने हमारे कंट्री में जो है राजाओं को एक दूसरे से लड़ाना शुरू कर दिया और इसका एडवांटेज उठा करके उसने ज़मींदारी ले ली। ज़मींदारी से अल्टीमेटली फिर इसने जो है डुअल गवर्नेंस का सिस्टम लिया और फाइनली वो जो है किंग बन गई थी। पहले किंग मेकर, यहाँ पे किंग मेकर से ज़मींदार, ज़मींदार से जो है डुअल गवर्नेंस आया था और डुअल गवर्नेंस से फाइनली जो है किंग्स में ये कन्वर्ट हो गए थे। तो यही एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, ज़बरदस्ती आप किसी कंट्री का जो है फाइनेंशियल जो बैंक्रप्सी है उसका फ़ायदा उठा करके उसको लोन दें। लोन देने के पीछे आपकी नीयत है कि उसके एसेट्स को आप टेक ओवर कर लें, तो इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कहा जाता है। तो चाइना कहीं ना कहीं हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि इवन इंडिया ने, हमने देखा था इंडिया ने जो है चाइना को स्टॉप करने के लिए, चाइना के हॉस्टाइल टेक ओवर को स्टॉप करने के लिए नए FDI नॉर्म्स लागू किए हैं। इसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के अंदर अगर उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है FDI में तो उनको जो है पहले परमिशन सीक करनी होगी। तो इस इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ ने ये चीज़ की है, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, इन सब कंट्रीज़ ने चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है कर्ब करना शुरू कर दिया है, जिससे कि चाइना के हॉस्टाइल टेक ओवर का जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल एसेट्स पे ना आए। इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, बैंक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, या कोई इंपॉर्टेंट कंपनी हो गई, उसको चाइना टेक ओवर ना कर सके। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मूव बाकी कंट्रीज़ की तरफ से आ रहा है। चाइना का अब ये जो मूव है ये चाइना को स्टॉप करने में सक्षम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक चाइना RCEP के तहत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत ये आसियान नेशंस को फ्लड करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक पहुंचेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा करके ये पूरी तरह से इकोनॉमिक और सब्सटेंशियल एडवांटेज लेगा एशिया के अंदर, और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि चाइना सेंट्रिक जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिएट हो। तो चाइना की ये एक जो है टेंडेंसी हमको देखने को मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप डायरेक्टली जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ से आपको कोई भी एनालिसिस आता है, एनालिसिस डेफिनेटली आएगा, 200% आएगा एनालिसिस, और यहाँ से आपको इसके आंसर्स फ्रेम करने हैं। अब वेस्ट की क्या सिचुएशन होने वाली है, वेस्ट का जो एक कंडीशन होगी, ये देखिए कहीं ना कहीं अब जो पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है
वो उसमें जो है एशिया का राइज देखने को मिलेगा और वेस्ट का फॉल देखने को हमें मिलेगा। ऑलरेडी वेस्ट एशिया, वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जो भी वेस्टर्न नेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर आप डेथ टोल भी देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका में जो है डेथ टोल काफ़ी ज़्यादा रही है, और उसी कंपैरिजन में अगर आप साउथ एशिया को देखें या एशिया को देखें तो यहाँ पे डेथ टोल कम है। तो यहाँ पे डेथ ज़्यादा होने की वजह से चैलेंजेस जो है यूरोप और वेस्ट के लिए ज़्यादा हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली है, तो यूएसए कहीं ना कहीं फेल्ड स्टेट के रूप में उभर के सामने आया है। इकोनॉमिक वीकनेस होगी यूएसए को, पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है इतनी ज़्यादा डेथ होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं यूएसए का जो हेगेमनी है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। मेन बेनिफिशियरी जो होगा वो चाइना होगा इस पॉलिटिकल टर्नआउट का, क्योंकि चाइना के पास जो है चाइना के पास इकोनॉमिक पावर है, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है। चाइना ने एक अर्ली एडवांटेज गेन कर लिया इस पैंडमिक को कंट्रोल करके, तो चाइना के पास कहीं ना कहीं अभी मेडिकल पावर भी देखने को मिल रही है। इन सभी पावर्स की वजह से चाइना एक डोमिनेंट स्टेट बन के उभर के सामने आएगा इंटरनेशनल अफेयर्स में। यूरोप जो है मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में इनकैपेबल है अपने आप के चाइना को चैलेंज करने के लिए या अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिफाइन करने के लिए इन वर्ल्ड अफेयर्स में। जर्मनी थोड़ा सा जो है मजबूत उभर सकता है, बट वो भी इंसुलर नहीं है। उसके अलावा फ्रांस और यूके दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में एक तो पैंडेमिक काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है, दूसरी चीज़ दोनों ब्रेग्जिट के बाद कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वेस्ट एशिया और इंडिया का क्या रोल होने वाला है? देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के लिए डिफ़िकल्टी है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं। तो ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से जो वेस्ट एशिया है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक जो उनकी स्टैंडिंग है वो लो हो जाएगी। अब इसराइल एक ऐसी कंट्री है वेस्ट एशिया में जो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है और एडवांटेज के रूप में इसको यूज़ कर सकता है। जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है उसने इंडिया का, अब यहाँ से देखिए इंडिया के लिए क्या फॉल आउट है, ये इंडिया सेंट्रिक एनालिसिस है। इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से इंडिया के पास ज़्यादा जो है इंडिया ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। इंडिया चाहे तब भी एक जो स्ट्रॉन्ग रोल है वो प्ले नहीं कर सकता साउथ एशिया में। ये जो है आइसोलेट हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस था, चाइनीज़ का जो एक इकोनॉमिक पावर है, चाइनीज़ की एक जो इनकी जो नेगोशिएटिंग पावर है, इसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं आइसोलेटेड अपने आप को फील करता है साउथ एशिया में, और इंडिया का आइसोलेशन बढ़ सकता है। चाइना जो है नए फ्रेंड्स बना रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस जो है बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए, और ये कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली नेगेटिव होंगे। इसी तरह से वेस्ट एशिया में भी इंडिया की जो पावर है वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस घट गए हैं, और उसके अलावा इंडिया की जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा हिट होगी। तो ऐसे में इंडिया जो है अपने एक्सपैट्रिएट्स का भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बहुत सारे जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज़ हैं, हमारे जो एनआरआईज जो वर्क कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, वो वापस लौटना चाहेंगे, और इससे इंडिया का जो फॉरेन फंड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड ही दिखाई दे रही है। एक जो विनर इमर्ज होके आएगा, आप चाहें या ना चाहें, तो उसमें जो है चाइना इमर्ज होके आएगा। तो अब आगे जो चैलेंज है इंडिया के लिए वो ये है कि ऐसे पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में चाइना को किस तरह से हम रेन इन कर सकें, और इस थ्रेट के अगेंस्ट हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई नो पिछला वाला आर्टिकल बहुत लंबा टाइम ले गया, और इस आर्टिकल के में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में कैसा दिखाई देगा उसके बारे में एनालिसिस की गई है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, और उसी वाले जो पिछला हमने देखा था आर्टिकल, उसमें ही आप जो है इंडिया के लिए पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया एक लीडरशिप रोल निभा सकता है? तो अगर हम बोलें कोविड-19 के क्राइसिस के लिए, तो देखिए ये वर्ल्ड कैसा लग रहा है ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले आर्टिकल में। तो पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं एक बोला है, पैंडेमिक की वजह से फॉरेन पॉलिसी के जो एनालिस्ट हैं वो नेशनलिस्ट या एंटी ग्लोबलिस्ट टेंडेंसीज की वजह से वो कहते हैं कि इंडिया का जो रोल है इंटरनेशनल कॉपरेशन में वो बढ़ेगा।
तो अब देखते हैं कि इंडिया किस तरह से एक लीडरशिप का रोल निभा सकता है, ये चीज़ हमको देखना है। यहाँ से आप जो है मार्क कीजिए, इंडिया क्या रोल प्ले करेगा वो डिपेंड करेगा कि हम इस क्राइसिस से कैसे डील कर पाते हैं और इस क्राइसिस से हम कैसे निकल के सामने आएंगे। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हमारी जो है सिचुएशन हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सभी लेवल्स पर, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, तो इन लेवल पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हमें रोबस्ट करने हैं, हेल्थ केयर को मजबूत बनाना है, और सोशल कोहेरेंस जो है जितनी हो सके उतनी ज़्यादा सोशल इंटीग्रिटी हमें करनी होगी, तभी हम जो है वर्ल्ड के लिए एक लीडिंग पोजीशन में आ सकते हैं। उसके ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है इस वक्त, क्योंकि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया थोड़ी से बेटर कंडीशन में इंडिया ने शो किया है अपने आप को इस चैलेंज से फेस करने के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग पर हमने ये भी चीज़ देखी है कि पैंडमिक ने शो कर दिया है कि इंडिया में दो इंडिया है, दो भारत हैं। एक भारत जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, और दूसरा इंडिया जहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जो हमारे पुअर वाले लोग हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, भारत में पॉसिबल नहीं है, इंडिया में पॉसिबल है। और ये जो फॉल्ट लाइंस है ये हमारे पैंडमिक ने एक्सपोज की हैं। तो अब हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर हम लीडरशिप रोल प्ले करना चाहते हैं, चाइना के ऑनस्लॉट को कम करना चाहते हैं, तो हमें कुछ क्रूशियल इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, देखिए शॉर्टकमिंग्स हम देख चुके कि हम जो है बहुत फॉल्ट लाइंस हैं कास्ट की, क्रीड की, क्लास की, तो हमें इनको कम करना होगा। बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग जो है पीछे रह गए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनके ऊपर जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो है कि देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ये आपको पढ़नी है खुद से, तो मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है कि आपको पढ़नी है। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है। पहली चीज़ हमें जो है हमारा जो माइग्रेंट्स हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हमें करना है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जहाँ पे इंडिया को इन्वेस्टमेंट करना है वो है हेल्थ सेक्टर की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। 2-3 दिन से हम आर्टिकल्स में देख रहे हैं कि हेल्थ वाला एक सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, और यहाँ पे हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। तीसरा जो एरिया है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो है हमारा एजुकेशन और स्किलिंग में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि हम जो है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बेहतर ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी से इमर्ज कर सकें। तो ये हमारी जो है ये यहाँ पे हमें क्रूशियल इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है ये। अक्सर क्या होता है कि क्राइसिस जो है फंडामेंटल चेंजेस लेकर के आता है, तो अब गवर्नमेंट के पास ये टाइम है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बनाए, जिससे कि हम हेल्थ के चैलेंजेस को और जो इकोनॉमी का चैलेंज है उसको जो है एक डील कर सकें। सोशल सिक्योरिटी हमें रैंप अप करनी होगी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाना होगा, एजुकेशन जो है मासिव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इसके लिए हमें रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, एडिक्वेट फंडिंग करनी होगी, और फिस्कल डेफिसिट को हमें बार बार ये बात कही जा रही है कि फिस्कल डेफिसिट अगर होता भी है तो होने दीजिए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, एफआरबीएम एक्ट को हटा दीजिए, या एफआरबीएम एक्ट को थोड़ा सा आप जो है चेंज कीजिए, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट होने के बावजूद आप क्रूशियल इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आने वाली है। अगर हम मिस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें जो है प्राइस पे करना पड़ेगा, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है। अगर हम जो है नहीं करते हैं तो क्या क्या होगा, सोशल डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे कि बांद्रा में देखा गया, सूरत में देखा गया, फिर हमने मदुरई में देखा था, लॉकडाउन के होने के बावजूद बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाना। फिर उसके अलावा इनजस्टिस का एक परसेप्शन है, ये ग्रो हो जाएगा। इससे जो है लोग सोचेंगे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी प्लाइट पे। इससे क्या होगा, आउटरीच होगा, और सिचुएशन जो है हमारी जो सिविल सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट हमें जो है पॉवर्टी के एलिवेशन के ऊपर भी करना होगा। सिर्फ वेलफेयर मेजर्स डिज़ाइन करना सफिशिएंट नहीं है, हमें सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये
4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको हमें कैसे फ़ायदा उठाना है। अब ग्लोबल स्टेज पे इंडिया को क्या काम करना चाहिए, पैरेलली जो है काम करना है। इंडियन सिनेरियो में हमें वर्क करना है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट करना है और ग्लोबल स्टेज पे भी हमें काम करना होगा। हमें मल्टीलेटरल, रीजनल और बायलेटरल रिलेशनशिप्स बढ़ाने होंगे। ऐसे में हम एक ह्यूमैनिटेरियन फ़ायदा उठा सकते हैं, हम फ्री में मेडिसिन की सप्लाई कर सकते हैं और जो है बाकी कंट्रीज़ को, ऑलरेडी इंडिया ऐसा कर रहा है तो ये चीज़ हमें जो है इससे हमारी साख काफ़ी बनेगी। फिर हमें वैक्सीन डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहिए WHO का और बाकी कंट्रीज़ का। उसके अलावा हम जो है इंटरनेशनल फ्रंट पे हम इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि हम कॉमन गुड की बात कर सकें। हमें जो है अपनी कंट्रीज़ के अलावा वर्ल्ड के लिए जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी और उसके अलावा हमें जो है एक विज़न देखना होगा जो ऐसी वर्ल्ड का जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो। और अगर हमें चाइना को कंट्रोल करना है तो ऐसे में इंडिया को एक बहुत लीडरशिप का रोल प्ले करना होगा जहाँ पे इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करें। पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, चाहे वो वर्ल्ड US सेंट्रिक हो या चाइना सेंट्रिक हो, किसी भी सिनेरियो में इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। 1/6 हिस्सा जो पॉपुलेशन का है वो इंडिया के अंदर है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंडिया इसमें कोई इस वर्ल्ड ऑर्डर में कोई प्लेस ना उठाए। तो क्वेश्चन ये है कि हम इस प्लेस को, इस रोल को निभाने के लिए कितने सक्षम हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इमर्ज होंगे इस क्राइसिस से या हम वीक इमर्ज होंगे। देखिए ये जो है आप कंक्लूजन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे लाइंस जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। पैंडमिक एक हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर लेकर आया है, एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आया जहाँ से या तो हम ऊपर जाएंगे या हम नीचे जाएंगे और हमारी ये यहाँ से जो हमारी डायरेक्शन होगी ये डिटरमाइन करेगी कि हम वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह का रोल प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है वर्चुअल येट ओपन। ये GS पेपर 2 में आपका जो कोर्ट वाला एक है, कोर्ट जुडिशरी रिफॉर्म्स, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो पैंडमिक की वजह से जो है अभी वर्चुअल कोर्ट्स होनी शुरू हो गई हैं। तो चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा था कि ओपन वर्चुअल कोर्ट भी ओपन कोर्ट है और उनको क्लोज्ड और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो है इन डिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए और वर्चुअल कोर्ट्स को जो है हम कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन से अलग हमें ट्रीट करना होगा। 3 जज की बेंच ने इस महीने मतलब अर्ली कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए। 2 चीज़ जो है सामने आई हैं। पहली चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट्स जो है नेशनल लॉकडाउन पे बंद रहें, कोर्ट्स जो है ओपन रह सकती हैं और जस्टिस जो है किसी को डिनाई नहीं होगा इवन लॉकडाउन के वक्त। दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा था कि ओपन कोर्ट हियरिंग्स जो है जल्दी से रिस्टोर की जानी चाहिए जैसे ही लॉकडाउन एंड हो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ओपन कोर्ट जो हियरिंग्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप कर भी रहे हैं तो सिर्फ इनका जो करंट क्राइसिस है तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक नए नॉर्मल के रूप में लिया जाना चाहिए और या फिर इनको जो है धीरे धीरे हम ओपन कोर्ट हियरिंग्स के रिप्लेसमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की है, वो ये है कि जो जब प्रोसीडिंग वर्चुअली हो रही हैं तो उनकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। जैसे PIB जो है लाइव स्ट्रीमिंग करता है यूट्यूब पे, वैसे ही अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है तो उसकी लाइव स्ट्रीम कीजिए। आप जो है एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें। तो उससे क्या होगा कि जो जस्टिस होगा वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा और इस बात के लिए कोर्ट को तुरंत एग्री करना चाहिए। दूसरी चीज़ अभी क्या है, हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, एडवोकेट्स जो अपीयर करते हैं केस को वो पासवर्ड जो है बाकी लोगों को शेयर नहीं कर सकते। मतलब जो कोई अगर आपका जो कोई भी पर्सन है, लिटिगेंट है, उसको जो है एडवोकेट के पास आकर के तब प्रोसीडिंग्स देखनी होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो डायरेक्टिव है इसको रिजॉल्व करना चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, जिससे कि जो भी लिटिगेंट है, जो भी लिटिगेंट्स हैं, वो देख सकें कि उनके एडवोकेट ने क्या बोला, जज ने क्या बोला और दूसरे एडवोकेट्स ने क्या बोला। तो क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग इससे ये बेनिफिट होगा।
इससे जो है एक्सेस होगा जस्टिस का सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज़, जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए पार्टीज़ के कंसेंट से, और ये एविडेंस जो है वर्चुअल मीन्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम हायर कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए एडवांस सबमिशंस का और रिटन ब्रीफ्स का और टाइम स्लॉट के एलोकेशन का, जिससे कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो सके और इवन कॉन्साइज जजमेंट्स दिए जा सकें। देखिए, टेक्निकल और कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं जब लीगल वर्चुअल प्रोसेस होता है, पर एक चीज़ हमें ये रिकॉग्नाइज करनी है कि वर्चुअल हियरिंग्स से क्या होगा कि जस्टिस का डिस्पेंसेशन जल्दी हो जाएगा और एक्सेस जो है लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे जुडिशियल प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है और इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज किया जाना चाहिए।